अगर आप इस कहानी को पूरा समझना चाहते हैं तो कहानी का पहला सीज़न और इसके पहले सभी भाग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। पंखुड़ी रेडी हो रही थी और अब लगभग से आधे घंटे बाद प्रिंस राणा मेंशन के पार्किंग एरिया में पहुंचा। उसने हॉर्न बजाया और खुद गाड़ी से बाहर नहीं निकला तो सृष्टि, जो अंदर रागिनी के साथ बैठी थी, वो समझ गई थी कि प्रिंस पंखुड़ी को कहीं बाहर लेकर जा रहा है, वरना अब तक तो वो खुद अंदर जा जाता। उन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी और तभी उनकी नज़र पंखुड़ी पर गई, जो तेजी से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आ रही थी। वो जल्दी से बाहर जाने लगी, लेकिन फिर अचानक ही रुकी और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, मैं जाऊँ सासू माँ? सृष्टि तुरंत बोली, अगर मैं मना करूँगी तो क्या नहीं जाओगी? उसके सवाल पर पंखुड़ी के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो कुछ सोचते हुए बोली, पर आप मना क्यों करोगी सासू माँ? आप तो अच्छी वाली सासू माँ हो ना, कोई गंदी वाली सासू माँ थोड़ी ना हो जो अपने बेटे और बहू को कहीं बाहर घूमने भी ना जाने दे। आपको पता है, मैंने ना एक वीडियो में। जैसे ही उसने कहना शुरू किया, सृष्टि तुरंत अपनी जगह से उठी और बोली, बस बस बस, मुझे तुम्हारी वीडियो की बात नहीं सुननी है। पता नहीं कैसी कैसी वीडियो देखती हो पंखुड़ी तुम। मुझे ना तुम्हारे फ़ोन से ये सारे इंस्टाग्राम और इधर उधर के ऐप डिलीट करने हैं। एक बार तुम घूमकर वापस आ जाओ, उसके बाद अपना फ़ोन सीधा मुझे देना। उसकी डांट सुनकर पंखुड़ी ने बस अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। सृष्टि अब एक बार फिर से बोली, अब यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ, बाहर जाओ, इंतजार कर रहा है ना तुम्हारा खट्टा मीठा नींबू, तो जाओ उसके पास जाओ। पंखुड़ी बच्चों की तरह सुबकते हुए बोली, पर ये बात आप प्यार से भी तो बोल सकते हो ना, बस सारा प्यार आपके पास ससुर जी के लिए ही है, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। ये बोलकर वो बाहर की तरफ चली गई और सृष्टि उसकी तरफ देखती रह गई। वो सास थी तो इस हिसाब से नाराज उसे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो उसकी बहू उसे अपने आगे पीछे घुमाने में लगी हुई थी। उसे पीछे से रागिनी के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने गुस्से से मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा। रात का वक्त फार्म हाउस में पंखुड़ी और प्रांस दोनों इस वक्त राणा फार्म हाउस में थे और वो दोनों बाहर गार्डन एरिया में थे। इस बार प्रांस ने वो गार्डन एरिया अच्छे से डेकोरेट करवाया था। या तो वो हमेशा उसे रिजॉर्ट लेके जाता था या फिर वो उसके लिए अंदर वाला रूम डेकोरेट करवाता था, लेकिन आज उसने पूरा पूल एरिया और गार्डन एरिया डेकोरेट करवा रखा था और पंखुड़ी ये सब देखते हुए खुश हो रही थी। उसकी नज़रें प्रांस पर टिकी हुई थी और प्रांस ने भी उसका हाथ अपने हाथ में थामा हुआ था। सामने कैंडल जल रही थी और डिलीशियस खाना टेबल पर लगा हुआ था, लेकिन फिलहाल प्रांस यहाँ पर सिर्फ इन सब चीज़ों के लिए नहीं आया था, बल्कि वो अपनी हॉस्पिटल का डर दूर करने के लिए आया था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, डांस करें? पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। दूसरे ही पल प्रांस ने वहाँ पर म्यूजिक स्टार्ट किया और फिर पंखुड़ी के सामने आकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। पंखुड़ी ने भी मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। प्रांस ने अब उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे आगे की तरफ किया और उसके साथ डांस करने लगा। वो दोनों कुछ खास डांस स्टेप नहीं कर रहे थे, बल्कि बस कदम से कदम मिलाते हुए एक दूसरे के साथ हल्का हल्का मूव कर रहे थे। प्रांस पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा मुझे ये बताओ, आज अपनी सासू माँ से क्या बात कर रही थी तुम? पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, मैं तो सारा दिन उन्हें कुछ न कुछ कहती रहती हूँ, आप किस बारे में पूछ रहे हैं जान? प्रांस ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए कहा, वही जो बात बाकी सब बातों से अलग है और जो बात मुझे गुस्सा दिला सकती है। उसकी बात पर पंखुड़ी के चेहरे पर अब परेशानी झलकने लगी। उसे अपनी सुबह वाली बकवास तो याद ही नहीं थी। वो तो ये सोच रही थी कि अब आते वक्त उसने सृष्टि से जो मुंह बनाकर बात की थी, कहीं प्रांस उस बात पर नाराज ना हो रहा हो। वो जल्दी से बोली, अरे आप उस बात पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? वो तो मैंने सासू माँ से यूं ही बोल दिया। सासू माँ सारा दिन ससुर जी से प्यार करती हैं, मुझे तो प्यार करती ही नहीं, तो मैंने बस उनसे शिकायत की थी। आप उस बात पर नाराज मत होना जान। और आपने तो कहा था कि आप कभी भी मेरे और सासू माँ के बीच में नहीं आओगे। तो अभी वो बोल ही रही थी कि प्रांस ने उसे गोल घुमाया और उसके पेट पर अपना हाथ रखकर
उसकी पीठ को कसकर अपने सीने से लगाते हुए बोला, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जान। मुझे तो पता भी नहीं है कब तुम अपनी सासू माँ के सामने अपनी शिकायतों का पिटारा खोल कर आई। मैं तो सुबह वाली बात के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करोगी, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसकी इस बात पर पंखुड़ी का दिल धक सा रह गया। वो जल्दी से बोली, आपको आपको ये सब किसने बताया? फ्रांस ने अब उसे वापस अपनी तरफ घुमाया और उसकी पीठ पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने करीब करके बोला, तुम्हारी सासू माँ ने। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, सासू माँ ना कभी कभी बहुत चुगली करती हैं और फिर कहती हैं कि नहीं नहीं, मैं वो सासू माँ हूँ ही नहीं जो चुगली करती है। मैंने तो यूं ही उनसे पूछा था और उन्होंने आपको बता दिया। अब ना मैं सासू माँ से कोई बात नहीं करूँगी। उसकी बात पर फ्रांस हल्का सा मुस्कुराया और अगले ही पल उसने पंखुड़ी को अपने करीब खींचते हुए उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, अगली बार तुम्हें सिर्फ ये बात नहीं करनी है, बल्कि तुम्हें इन सब बातों के बारे में सोचना ही नहीं है रोज पीटल। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये बात तुम्हारे दिल में आई तो आई कैसे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? क्या तुम नहीं जानती मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? मैं इस दुनिया में किसी भी चीज़ के बिना रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। अगर हमारे बेबीज होते तो मैं बहुत खुश होता, लेकिन अगर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरे लिए तुम काफ़ी हो। अब मुझे और कोई नहीं चाहिए, बस तुम और सिर्फ तुम। आई रियली लव यू माई रोज पीटल। उसकी बात सुनते हुए पंखुड़ी का चेहरा एकदम रोना सा हो गया था। फ्रांस जानता था कि वो किसी भी वक्त रो सकती है और अब पंखुड़ी भी सुबकते हुए बोली, मुझे रोना आ रहा है जान। फ्रांस ने हल्का सा मुस्कुराते हुए ही पूछा, क्यों? अब रोना क्यों आ रहा है? पंखुड़ी अपना लोअर लिप अंदर की तरफ दबाकर एकदम क्यूट सा फेस बनाकर बोली, मुझे कुछ नहीं पता। वैसे तो आपकी बातें मुझे अच्छी लग रही है। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं ये जानकर मुझे अच्छा फील हो रहा है, लेकिन फिर भी रोना आ रहा है। फ्रांस ने अब बड़े ही प्यार से उसका माथा चूम लिया और बोला, लेकिन तुम्हें रोना नहीं है, तुम तो मेरी रोज पीटल हो ना। और तुम जानती हो मुझे मेरी रोज पीटल की आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पंखुड़ी तुरंत उसके सीने से लग गई थी। फ्रांस ने अब उसे अपनी गोद में उठाया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अंदर चलें? पंखुड़ी ने झट से पूछा, क्यों? अभी तो हम थोड़ी देर यहाँ पर और रुक सकते हैं ना? फ्रांस हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, रुक सकते हैं जान, लेकिन मेरा तुम्हें प्यार करने का मन कर रहा है और मैं अपने मन को और ज़्यादा देर नहीं रोक सकता। उसकी बात पर पंखुड़ी का चेहरा एकदम लाल हो गया था और फ्रांस अब उसे लेकर अंदर की तरफ आया। अंदर आते ही उसने उसे बिस्तर पर लिटाया। ना सिर्फ उसने पूरा गार्डन एरिया बल्कि अपना रूम भी अच्छे से डेकोरेट करवाया हुआ था और अब वो दोनों बिस्तर पर एक दूसरे के करीब हो रहे थे। फ्रांस पंखुड़ी के बदन के हर एक हिस्से को अपने होठों से चूमते हुए पंखुड़ी को बेहद प्यार दे रहा था और पंखुड़ी भी उसका पूरा प्यार समेट रही थी। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन में हर कपल एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में लगे हुए थे। आज हार्दिक भी वहां था तो रागिनी उसके साथ प्यार भरे लम्हे बिता रही थी। कुछ दिनों बाद हार्दिक को वापस जाना था तो वो दोनों एक दिन भी मिस नहीं करना चाहते थे। एक दूसरे पर अपना प्यार अच्छे से लुटाना चाहते थे और यूं ही वो रात, या यूं कहें कि प्यार भरी रात बीत गई और अब सुबह का वक्त। राणा मेंशन में पूरी चहल पहल थी क्योंकि आज जन्माष्टमी थी और सृष्टि को ये त्यौहार बहुत ज़्यादा पसंद था। इसलिए शुरू से ही वो इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाती थी। सुबह पूजा थी और रात को कान्हा जी का जन्मदिन मनाया जाने वाला था, जिसके लिए सृष्टि ने केक से लेकर बाकी सब तैयारी कर ली थी और अब पूजा का मुहूर्त भी हो गया था। लेकिन सृष्टि को पंखुड़ी और फ्रांस का इंतजार था और वो दोनों अभी तक घर वापस नहीं लौटे थे। सृष्टि की नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी पैसेंजर सीट पर थी और फ्रांस गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो दोनों राणा मेंशन ही जा रहे थे। पंखुड़ी इस वक्त हद से ज़्यादा परेशान लग रही थी। वो फ्रांस की तरफ देखते हुए बोली, सासू माँ पक्का मुझे सुनाएंगी। उन्होंने कल मुझे कहा था कि आज जन्माष्टमी है तो सुबह के वक्त घर में पूजा है
और मैं बड़ी बहू हूँ, इसलिए मुझे पूजा की सारी तैयारी करनी है। लेकिन आपने तो मुझे देर करवा दी जान, अब मुझे सासू माँ से डांट सुननी पड़ेगी। प्रांश उसकी बातों पर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि सृष्टि उसे कितना ही डांटने वाली है। उसकी क्या हिम्मत जो पंखुड़ी को डांट दे। अगर पंखुड़ी को उसने जरा सा भी डांट दिया तो वो पूरा घर अपने सिर पर उठा लेती है, हर एक को सुना सुना कर ही उनका हाल खराब कर दे। और अगर सृष्टि ने गलती से उसे डांट भी दिया तो सृष्टि को तो वो बेशक से कुछ ना कहे, लेकिन प्रलय के पीछे पड़ जाएगी और फिर प्रलय सृष्टि को सुनाएगा कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बहू रानी को डांटने की। उसे मुस्कुराते हुए देख पंखुड़ी और भी ज्यादा मुंह बना रही थी और यूं ही लगभग से 15-20 मिनट बाद वो दोनों राणा मेंशन पहुंचे। जैसे ही वो दोनों अंदर आए, पंखुड़ी जो अब तक परेशान नजर आ रही थी वो जल्दी से सृष्टि की तरफ गई। सृष्टि मंदिर में फूल रखवा रही थी। अब पंखुड़ी उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, सासू माँ कैसी हैं आप? अरे मैं भी आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप तो अच्छी होंगी। वैसे भी मेरी सासू माँ को कुछ हो सकता है क्या? ये बोलते हुए उसने उसके दोनों गालों को खींचा और फिर जल्दी से बोली, आपको पता है ये ना मुझे कितना डरा रहे थे, ये बोल बोल कर कि हम देरी से जा रहे हैं तो आप मुझे डांटेंगे, आप मुझे सुनाएंगी। अब इन्हें कौन ही समझाए कि आप मुझे कभी डांट ही नहीं सकती हैं। आप तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, है ना सासू माँ, मेरी प्यारी प्यारी सासू माँ। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से सृष्टि के गालों को खींचा और सृष्टि उसका मस्का बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। अब उसकी नज़र प्रांस पर गई। प्रांस ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिला दिया, क्योंकि उसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, आप मुझे नहीं डांटेंगी ना सासू माँ? सृष्टि ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम्हारे पति की तरह पागल थोड़ी ना हूँ मैं जो यूं ही तुम पर चिल्लाऊंगी या तुम्हें डांटूंगी। मैं उसकी तरह खड़ूस नहीं हूँ। पंखुड़ी के चेहरे का रंग अब एक बार फिर से फीका पड़ गया था। वो जल्दी से बोली, नहीं सासू माँ, वो खड़ूस नहीं है। मेरा मतलब है पहले कभी खड़ूस होते थे, लेकिन अब तो वो एकदम मीठा शरबत है। आप उनके बारे में ये सब मत कहो, मुझे बुरा लगता है। सृष्टि उसकी बात पर हंस रही थी। खुद वो बेशक से प्रांस को फंसा दे, लेकिन हाँ, कहीं किसी और ने उसके बारे में कुछ कह दिया तो उसका मुंह उतर जाता था। सृष्टि अब एक बार फिर से बोली, अच्छा छोड़ो तुम्हारा पति, तुम जानो, मुझे उससे क्या ही लेना देना। तुम बस जाओ और जल्दी से जाकर किचन में अपने हाथों से प्रसाद बनाओ। मैंने कहा था ना तुमसे, आज पूजा में जो प्रसाद चढ़ेगा वो तुम बनाओगी। तुम्हें याद तो है ना? पंखुड़ी ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ सासू माँ, मुझे याद है। और देखना, आज मैं बहुत अच्छा प्रसाद बनाऊंगी। पिछली बार आपने जैसे मुझे सिखाया था ना, बिल्कुल वैसे ही। ये बोलकर वो किचन की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन फिर जाते जाते रुकी और प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, सासू माँ की बातों का बुरा मत मानिएगा। उन्होंने आपको खड़ूस कहा तो ससुर जी उन्हें परेशान करते हैं ना, तो वो कभी कभी यूं ही कुछ भी बोल देती हैं। आप उनकी बातों को दिल पर मत लीजिएगा। प्रांस ने अब अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और पंखुड़ी अब मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। पीछे सृष्टि और प्रांस दोनों हंस रहे थे। पंखुड़ी किचन में थी और पूजा के लिए प्रसाद तैयार कर रही थी। बाकी सब लोग फिलहाल हॉल में थे। तभी पंक्ति भी किचन में आई। रागिनी और सृष्टि दोनों ने ही उसे भेजा था। अब वो दोनों मिलकर प्रसाद बनाने वाली थी। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक काम करो, तुम खीर बनाओ, मैं हलवा बनाऊंगी। पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया तो अब वो दोनों अपने अपने काम में लग गई थी। कुछ देर बाद पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, देखना मेरा हलवा ज़्यादा टेस्टी होगा। पंक्ति ने घूरते हुए उसे देखा और बोली, क्यों, आप हलवे में कुछ एक्स्ट्रा डालने वाली हो क्या? नहीं ना, मेरा खीर ज़्यादा टेस्टी होगी। पंखुड़ी अब उसे और भी ज़्यादा घूरते हुए बोली, तुम मेरे सामने जुबान चला रही हो, तुम भूल गई हो क्या मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और जेठानी के सामने जुबान नहीं चलाते। पंक्ति भी तुनक कर बोली, क्या हुआ अगर मैं देवरानी हूँ तो? इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मुंह में जुबान नहीं है। हाँ नहीं तो? आप तो किचन में अब आई हैं, पहले कभी आप किचन में आई हैं क्या जो आपको खाना बनाना आता होगा? मैंने तो कितनी बार खाना बनाया है और आश्रय जी तो मेरे हाथों का खाना खाते रह जाते हैं, उंगलियां तक चाट जाते हैं। पंखुड़ी नाक सिकोड़ते हुए बोली, देवर जी का क्या कहना, वो तो पागल हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने देखा था, एक सर्वेंट के हाथों से बना हुआ खाना भी उंगलियां चाट चाट कर खा रहे थे
और बोल रहे थे कि क्या स्वाद है तुम्हारे हाथों में। उसकी बात पर पंक्ति तुरंत उसके करीब आई और बोली, क्या सच में ऐसा हुआ था भाभी? सच्ची सच्ची बताइएगा ना, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। क्या आश्रय जी ने किसी और के हाथों से बना हुआ खाना उंगली चाट चाट कर खाया? पंखुड़ी अब एक पल के लिए चुप रही और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, पहले ये कहो कि मैं तुमसे ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती हूँ। पंक्ति तुरंत बोली, नहीं मैं नहीं कहूँगी, पहले आप मुझे बताइए कि अभी अभी आपने जो कहा वो सच था या झूठ। पंखुड़ी अपना कंधा उठाकर बोली, तो फिर जाओ, मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें, जाओ जाकर अपने पति से ही पूछो, मुझसे क्या पूछ रही हो। ये बोलकर अब वो अपना हलवा बनाने लगी। पंक्ति का चेहरा उतर गया था। उसने खीर की तरफ देखा जो धीरे धीरे पक रही थी। अगले ही पल उसने गैस लो किया और तुरंत किचन से बाहर आकर सीधा हॉल की तरफ आई। आश्रय वहां पर फूलों के साथ खेल रहा था और अचानक ही उसके हाथ में पकड़ा हुआ एक फूल सीधा ऊपर की तरफ उछला और एक सर्वेंट के कंधे पर जाकर लगा। और वो सर्वेंट अभी कुछ दिन पहले ही राणा मेंशन में नई आई थी। लगभग से 19 साल की वो सर्वेंट अब आश्रय की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। ये देखकर पंक्ति जैसे सांस लेना ही भूल गई। वो तुरंत आश्रय के पास आई और उसे गिरेबान से पकड़ते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आश्रय उसे देखकर चौंक गया। बाकी सब लोग भी वहीं पर मौजूद थे और प्रलय और प्रांस दोनों की नजरें फिलहाल आश्रय पर टिकी हुई थी कि आखिर आश्रय ने ऐसा भी क्या कांड कर दिया जो पंक्ति उससे इस तरह से बिहेव कर रही है। वो पंक्ति जिसकी जुबान तक नहीं खुलती। पंक्ति अब उसे और भी ज्यादा कसकर गिरेबान से पकड़ते हुए बोली, मुझे तो आपने कभी फूल भी नहीं दिया और दूसरों के साथ आप फूलों के साथ खेल रहे हैं, उन्हें उनके कंधों पर फूल मार रहे हैं और उनका बनाया हुआ खाना उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं। उसकी बात पर आश्रय हैरान था। पंक्ति के अलावा तो कभी उसने किसी का खाना इस तरह से खाया ही नहीं। और फूल फूल तो वो गलती से लग गया। वो जल्दी से बोला, तुम क्या बोले जा रही हो पंक्ति? तुम्हारा दिमाग कहीं घूमने गया है क्या? पंक्ति मुंह बनाते हुए बोली, हाँ मेरा दिमाग ही तो घूमने जाएगा, क्योंकि आप तो कभी मुझे घुमाने लेकर जाते ही नहीं हो। 6 महीने पहले मैं अपने मायके गई थी, उसके अलावा कभी मैं कहीं पर गई हूँ क्या? बस कॉलेज और ऑफिस, यहीं पर मेरे चक्कर लगाते रहते हैं। कभी ये नहीं कि मुझे घुमा कर ले आओ, और यहाँ दूसरों के साथ फूल फूल खेल रहे हो। ये बोलते हुए उसने कड़वी निगाहों से उस सर्वेंट की तरफ देखा तो वो तुरंत वहां से भाग गई। आश्रय उसे देखते हुए बोला, अगर तुम्हें घूमने का मन है तो तुम सीधा सीधा कह दो ना पंक्ति, ये क्या तरीका होता है बात करने का? मैंने किया क्या है? मेरी गलती क्या है? मैं कह रहा हूं ना तुमसे, वो फूल गलती से लग गया और मुझे नहीं पता तुम कब की बात कर रही हो, लेकिन मैंने कभी किसी के बनाए हुए खाने की तारीफ नहीं की। पंक्ति अब मुंह बनाते हुए बोली, मतलब पंखुड़ी भाभी झूठ बोल रही हैं? जैसे ही उसने कहा सबकी नजरें पंखुड़ी की तरफ उठ गई थी जो अभी अभी थाल लेकर वहां पर आई थी, जिसमें एक कटोरी में हलवा और एक कटोरी में खीर थी। जैसे ही उसने पंक्ति की बात सुनी उसके खुद के होश उड़ गए। सबकी नजरों को खुद पर महसूस करते हुए उसके चेहरे पर परेशानी छलकने लगी थी। प्रांस की तो आईब्रो ऊपर की तरफ उठी हुई थी। वो जल्दी से बोली, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। वो तो पंक्ति ने खुद से पूछा कि क्या देवर जी ने कभी उसके अलावा किसी और के बने हुए खाने की तारीफ की है क्या? तो मैंने तो सीधा सीधा मना कर दिया कि राम राम, कैसी बात कर रही हो पंक्ति? आश्रय देवर जी तुम्हें ऐसे वैसे नजर आते हैं क्या? वो तो तुम्हारे अलावा कभी किसी और की तरफ नजर उठाकर नहीं देखते। अगर कोई और खाना बनाए तो वो मुश्किल से 1-2 चपाती खाते हैं, लेकिन जब तुम खाना बनाती हो तो उनका तो खाना खाना ही खत्म नहीं होता और बाद में वो उंगलियां चाटते हुए नजर आते हैं। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि वो किसी और का बनाया हुआ खाना खाकर उसकी तारीफ कर रहे थे, उंगलियां चाट रहे थे। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ अब थोड़ी धीमी हो गई थी और सब लोग अब असली माजरा समझ गए थे। पंक्ति जल्दी से बोली, झूठ बोल रही हो आप भाभी, आपने ही तो कहा था कि आपने इन्हें सर्वेंट की तारीफ करते हुए देखा है। पंखुड़ी जल्दी से सृष्टि के पास आई और बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा सासू माँ, आपको मुझ पर ट्रस्ट है ना? पंक्ति का मुंह खुला का खुला रह गया। वो एक बार फिर से पंखुड़ी की बातों में आ गई थी। अब वो आश्रय की तरफ देख रही थी जो गुस्से से उसे घूर रहा था। पंक्ति ने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया। सृष्टि पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली,
हाँ, हम सबको तुम पर बहुत ट्रस्ट है पंखुड़ी बेटा, तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर कोई तुम पर शक नहीं कर रहा। प्रलय भी जल्दी से बोला, और अगर गलती से किसी ने तुम पर शक किया भी तो मुझे बताना, तुम जानती हो ना, अगर किसी ने प्रलय राणा की बहू रानी पर उंगली उठाई तो प्रलय राणा उसका क्या करेगा। पंखुड़ी झट से बोली, हाँ हाँ ससुर जी, आप फिक्र मत कीजिए, अगर किसी ने मुझे कुछ कहा तो मैं सबसे पहले आपके पास ही तो आऊँगी। और वैसे भी यहाँ पर सबको पता है कि आप अपनी बड़ी बहू रानी से कितना प्यार करते हैं, इसलिए छोटी वाली तो बड़ी वाली से पंगा लेने का सोचेगी भी नहीं। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से तिरछी निगाहों से पंक्ति की तरफ देखा। पंक्ति ने हल्का सा मुंह बनाया। पंखुड़ी अब मुस्कुराई और पंक्ति की तरफ देखने में ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हारा बनाया हुआ प्रसाद भी मेरे प्रसाद की तुम बात को अपने दिल पर मत लगाओ। हाँ, मतलब मेरे प्रसाद मैं तुम्हारा बनाया हुआ प्रसाद भी यहाँ पर ले आई। तुम कह रही थी ना कि तुम्हें तो कुछ बनाना नहीं आता, पता नहीं खीर का प्रसाद कैसा बनेगा। और पंक्ति उसके पास आई और बोली, आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं भाभी। पंखुड़ी तिरछा मुस्कुराई और बोली, मुझसे पंगा मत लेना, वरना इस बार तो सबने तुम्हें कुछ नहीं कहा, अगली बार मैं पक्का डांट पड़वा दूंगी, हाँ नहीं तो। पंक्ति उसे घूर कर देख रही थी और अब पंखुड़ी प्रांस की तरफ बढ़ गई। वो प्रांस के साथ आकर खड़ी हुई। अगले ही पल पूजा शुरू हो गई। अब सब लोग आराम से पूजा में बैठे हुए थे। बेशक से पंक्ति और पंखुड़ी के बीच जितनी मर्जी नोकझोंक होती रहे, लेकिन अब वो दोनों पूजा में एक साथ बैठी थी और आहुति दे रही थी। उनके साथ ही आश्रय और प्रांस भी थे। पूजा के बाद अब बाल गोपाल के नन्हे से रूप को स्नान करवाया गया और उन्हें सुंदर से कपड़े पहनाए गए। पूरी तरह से तैयार किया गया। सोने के बने हुए गहनों से उन्हें अच्छे से सजाया गया और फिर तरह तरह की मिठाइयों के साथ साथ पंक्ति और पंखुड़ी के बने हुए प्रसाद का भी भोग लगाया गया। पंडित जी पूजा के बाद सृष्टि की तरफ देखते हुए बोले, देखना, इस बार आपकी पूजा का फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा। आपकी दोनों बहुएं आपको जल्द ही खुशखबरी सुनाएंगी। उनकी बात सुनकर सृष्टि के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई थी। बाकी सब लोग भी हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे। बस पंखुड़ी के चेहरे पर थोड़ी नर्वसनेस झलक रही थी। उसे सच में बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि पता नहीं वो कभी कंसीव कर भी पाएगी या नहीं। सृष्टि अब मुस्कुराते हुए रागिनी की तरफ देख रही थी और रागिनी ने तुरंत सामने टेबल पर रखा हुआ सामान उठाया और फिर पंखुड़ी और पंक्ति की तरफ देखा। वो दोनों उठकर उसके पास आईं और अगले ही पल उन्होंने वो सारा सामान पंडित जी की तरफ बढ़ा दिया। पंडित जी ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और दक्षिणा लेकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद पंखुड़ी अभी सबको प्रसाद दे ही रही थी कि अचानक से उसे बहुत अजीब सा फील होने लगा। उसने पंक्ति की तरफ देखा और बोली, जरा ये संभालना। उसकी बात सुनकर पंक्ति हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसने तुरंत पंखुड़ी के हाथों से वो हलवे का कटोरा ले लिया और अगले ही पल पंखुड़ी अब जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई। उसे यूं भागते हुए देख सब लोगों की नज़रें उस पर आ गई थी। प्रांस भी तुरंत उसके पीछे आया। वॉशरूम में आकर उसने देखा कि पंखुड़ी वोमिट किए जा रही थी। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। वैसे तो वो हमेशा प्रोटेक्शन यूज करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो प्रोटेक्शन अवॉइड कर रहा था और अब प्रेगनेंसी का सोचकर उसे अजीब सी नर्वसनेस फील हो रही थी। एक तरफ उम्मीद हो रही थी तो वो दूसरी तरफ उम्मीद टूटने का डर भी लग रहा था। बाकी सब लोग भी पंखुड़ी के लिए फिक्रमंद नजर आ रहे थे और फिर कुछ देर बाद प्रांस पंखुड़ी को लेकर बाहर आया। पंखुड़ी के चेहरे पर थकावट नजर आ रही थी। सृष्टि सामने बाल गोपाल की मूर्ति की तरफ देख रही थी और मन ही मन दुआ कर रही थी कि जो वो सोच रही हो बिल्कुल वैसा ही हो और इस बार सब कुछ अच्छे से हो। प्रांस सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, मुझे पंखुड़ी को लेकर हॉस्पिटल जाना है मॉम। पंखुड़ी झट से बोली, पर हॉस्पिटल जाने की क्या ही ज़रूरत है जान, मेरा मतलब है सिर्फ वोमिट ही तो आई है, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है तो शायद। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सृष्टि उसका हाथ पकड़कर बोली, अगर नॉर्मल वोमिट भी है तो हॉस्पिटल जाने में क्या प्रॉब्लम है पंखुड़ी बेटा, हम हॉस्पिटल जाकर दवाई तो ले सकते हैं ना। उसकी बात पर अब पंखुड़ी कुछ बोल ही नहीं आई और प्रांस उसे लेकर बाहर की तरफ उसकी बात पर अब पंखुड़ी कुछ बोल ही नहीं पाई और प्रांस उसे लेकर बाहर की तरफ आ गया। सब लोग फिलहाल सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि जो कुछ भी हो बस पंखुड़ी ठीक हो। पंखुड़ी और प्रांस दोनों इस वक्त डॉक्टर के केबिन में बैठे थे। पंखुड़ी बार बार अपनी उंगलियां आपस में उलझाए जा रही थी, इसलिए प्रांस ने उसका हाथ अपने हाथ में थामा
और उसे देखते हुए बोला, रिलैक्स हो जाओ रोज पीटल, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो तुम? पंखुड़ी जल्दी से बोली, हम यहाँ से चलते हैं ना जान, मुझे अब और देर यहाँ पर नहीं रोकना। जो भी रिपोर्ट्स होगी डॉक्टर आपको फ़ोन पर भेज देंगी ना। मुझसे अब और ज़्यादा देर यहाँ पर रुका नहीं जाएगा, प्लीज़ यहाँ से चलिए ना। फ्रांस ने उसके गाल पर अपना दूसरा हाथ रखा और बोला, बस 5 मिनट, डॉक्टर ने कहा है कि 5 मिनट के अंदर तुम्हारी रिपोर्ट्स आ जाएगी। सिर्फ 5 मिनट इंतज़ार कर लो। आई नो वो मुझे फ़ोन पर भी रिपोर्ट भेज सकती हैं, लेकिन मुझे अपने सामने रिपोर्ट्स चाहिए प्लीज़। पंखुड़ी की आंखों में अब नमी तैरने लगी। वो रोते हुए बोली, क्या करेंगे आप रिपोर्ट्स का? कुछ नहीं होगा उन रिपोर्ट्स में, कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। अभी तक तो मेरा ट्रीटमेंट भी पूरा नहीं हुआ है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी तो मैं कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाऊंगी, और अगर ट्रीटमेंट करवाती हूँ तो भी तो कन्फर्म नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, तो बिना ट्रीटमेंट पूरा किए तो क्या ही प्रेगनेंसी होगी। इसलिए प्लीज़ यहाँ से चलिए ना। प्रांशु उसकी बातें सुन रहा था और वो जानता था कि पंखुड़ी यहाँ से क्यों जाना चाहती है। अब उसे प्रेगनेंसी से ही डर लगने लगा था, और प्रेगनेंसी से ज़्यादा प्रेगनेंसी ना होने से डर लग रहा था। एक बार फिर से उसकी उम्मीद टूट जाएगी। बेशक से वो जितनी मर्जी शरारतें करती हो, जितनी मर्जी बातें करती हो, जितनी मर्जी मासूम हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जानती थी कि पूरे परिवार को उससे उम्मीद है कि वो प्रेग्नेंट होगी और उसकी वजह से राणा मेंशन में खुशियां आएंगी। लेकिन अब पंखुड़ी को खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं था। उसकी आंखों में आंसू देखकर प्रांस ने अब उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोला, खबरदार, अगर तुम रोई तो अभी इसी वक्त अपने इन आंसुओं को साफ करो, वरना मैं सच में बता रहा हूँ रोज पीटर, मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। एंड आई नो तुम सब कुछ हैंडल कर सकती हो, बस मेरी नाराजगी हैंडल नहीं कर सकती। पंखुड़ी चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी, और तभी केबिन का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर अंदर की तरफ आए। उनके हाथ में पंखुड़ी की रिपोर्ट्स थी। वो आकर अपनी जगह पर बैठी। पंखुड़ी अब एक बार फिर से बेचैन होने लगी। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आप काफ़ी नर्वस लग रही हैं मिसेस राणा, इज़ एवरीथिंग फाइन? उसका सवाल सुनकर पंखुड़ी ने एक बार फिर से प्रांस की तरफ देखा और बोली, मुझे घर जाना है। इस वक्त वो बिल्कुल बच्चों की तरह जिद कर रही थी, जैसे एक बच्चा ही स्कूल में या फिर कहीं बाहर से घर जाने की जिद करता है। वो बिल्कुल वैसे ही लग रही थी। फ्रांस ने डॉक्टर के सामने ही उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोला, मैंने कहा ना बस 5 मिनट, और उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। डॉक्टर आप प्लीज़ मुझे जल्दी से मेरी वाइफ की रिपोर्ट्स के बारे में बताइए। उसकी बात सुनते हुए पंखुड़ी ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया था। प्रांस के हाथ भी उसके चेहरे पर से हट चुके थे। पंखुड़ी के आंखों में आंसू आ गए थे। अब वो आगे और कुछ नहीं सुनना चाहती थी। उसका दिल हद से ज़्यादा बेचैन हो रहा था, और अब वो खुद पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए अपनी जगह से उठने लगी। लेकिन तभी डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, कांग्रेचुलेशंस, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। जैसे ही पंखुड़ी ने ये सुना उसका दिल धक सा रह गया। उसने हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखा, जैसे यकीन कर रही हो कि हाँ सच में डॉक्टर उसके सामने बैठी है ना, कहीं वो यूं ही तो कोई ख्वाब नहीं देख रही है। डॉक्टर अब उसकी तरफ देखते हुए बोली, कांग्रेचुलेशंस मिसेस राणा, आप प्रेग्नेंट हैं, आपको 4 वीक की प्रेगनेंसी है। पंखुड़ी कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। वहीं प्रांस के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी, जैसे उनमें किसी भी वक्त नमी आने वाली हो। उसने पंखुड़ी का हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया था। पंखुड़ी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। प्रांस मुस्कुराते हुए बोला, तुम प्रेग्नेंट हो रोज पीटर? पंखुड़ी मुस्कुराई, लेकिन फिर अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। प्रांस भी समझ रहा था कि वो अब किस बात की टेंशन ले रही है। उसने तुरंत डॉक्टर की तरफ देखा और बोला, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस थी उनके बाद ये प्रेगनेंसी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर राणा, दवाइयों से वो सारी कॉम्प्लिकेशंस जा चुकी है। आपकी वाइफ एकदम फिट एंड हेल्दी हैं। इनकी सारी टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आई है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें लगभग से 10 वीक बाद चेक करना होगा कि बेबी की ग्रोथ सही है या नहीं। अभी इनिशियल स्टेज में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो बेबी की हार्ट बीट भी नहीं बनी है, जिसके लिए हमें 2-3 हफ्ते बाद दोबारा चेकअप करना पड़ेगा। अगर हार्ट बीट नॉर्मल आ जाती है तो आधी टेंशन तो वहीं दूर हो जाएगी।
बाकी कुछ हफ्ते लगेंगे, लेकिन जहाँ तक मैं इनकी रिपोर्ट देख रही हूँ सब कुछ पॉजिटिव ही है। इस बार किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बस आप इनकी डाइट का ख्याल रखिएगा। डॉक्टर की बात सुनते हुए अब पंखुड़ी रोते रोते हंसने लगी थी। वो मुस्कुरा रही थी और उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट इस वक्त बहुत प्यारी थी, किसी की सच्ची मुराद से भी ज़्यादा प्यारी। वो मुस्कुराहट फ्रांस की धड़कनों को भी तेज कर रही थी। वो डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, इट्स माय ड्यूटी। फ्रांस ने अब वापस पंखुड़ी की तरफ देखा और बोला, अब चले यहाँ से। पंखुड़ी ने अपना सिर हिलाया, लेकिन जहाँ पहले वो रोते हुए फ्रांस को यहाँ से जाने के लिए कह रही थी, अब वही मुस्कुरा रही थी और हंस रही थी। फ्रांस ने डॉक्टर से रिपोर्ट्स ली और दवाइयों के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि वो उसे मैसेज कर देंगे। फ्रांस पंखुड़ी का हाथ थामकर बाहर की तरफ आया। जैसे ही वो लोग बाहर आए, पंखुड़ी तुरंत फ्रांस के सीने से लग गई। फ्रांस ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में सकड़ लिया था। वहां आते जाते लोग उन दोनों की तरफ देख रहे थे। पंखुड़ी रोते हुए ही बोली, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी जान। मुझे तो लग रहा था कि मैं कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो गई। सासू माँ सच कहती हैं, अगर भगवान कुछ करना चाहे तो वो ज़रूर होता है। उसकी बात पर फ्रांस के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए थे। उसने तुरंत पंखुड़ी को खुद से हल्का सा दूर किया और बोला, लेकिन इसमें जो मैंने मेहनत की उसका क्या तुम सारा क्रेडिट भगवान को ही नहीं दे सकती? पंखुड़ी हंसकर बोली, आप मेरी तरह बातें क्यों कर रहे हो? फ्रांस उसे गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, अच्छा ऐसा क्या, मैं तुम्हारी तरह बातें कर रहा हूँ? पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। फ्रांस ने अब उसका माथा बड़े ही प्यार से चूम लिया और बोला, थैंक यू सो मच। पंखुड़ी ने हैरानी से पूछा, किस लिए? आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? फ्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही मन किया बोलने का। पंखुड़ी झट से बोली, रहने दीजिए, मुझे पता है आप थैंक यू क्यों बोल रहे हो। आपको पता है मैंने वीडियो में। जैसे ही उसने कहा, फ्रांस ने फ्रस्ट्रेशन भरी एक गहरी सांस ली। एक तो आजकल पंखुड़ी वीडियो बहुत ज़्यादा देखती थी। वो तुरंत बोला, अब मुझे तुम्हारे फ़ोन से इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों ही परमानेंट डिलीट करने पड़ेंगे, वरना मेरी वाट लग जाएगी। पंखुड़ी चौंकते हुए बोली, क्यों? आपकी क्यों वाट लगेगी जान? उनसे तो मेरे इंटरटेनमेंट होता है, बल्कि अगर वो वीडियो मेरे फ़ोन में होगी तो मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। मेरा अच्छे से टाइम पास होता रहेगा। फ्रांस उसकी बातें सुनते हुए उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। मतलब उसकी बीवी उससे टाइम पास करती है, पर अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि जब जब पंखुड़ी वीडियो में कुछ देखेगी तो वो पक्का उसे परेशान करके रख देगी। वैसे भी प्रेगनेंसी के मूड स्विंग्स के बारे में वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। प्रेगनेंसी को लेकर उसने पूरी रिसर्च की थी, तो उन मूड स्विंग्स की लंबी डिटेल्स देखकर ही उसके होश उड़ गए थे। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था बीवियों को कैसे कैसे मूड स्विंग होते हैं। कभी कभी तो उन्हें पतियों को तलाक देने के भी मूड चेंज होते हैं। वो सब सोचते हुए फ्रांस ना जाने किस दुनिया में खो गया था। तभी अचानक से उसका फ़ोन बजा तो वो होश में आया। अगले ही पल उसने कॉल रिसीव किया और बोला, हेलो मॉम। सामने से सृष्टि की आवाज़ आई, कहाँ हो तुम लोग? अभी तक टेस्ट नहीं हुए क्या? रिपोर्ट्स आ गई क्या? डॉक्टर ने क्या कहा है? पंखुड़ी वो ठीक तो है ना? वो रो तो नहीं रही? क्या मैं वहाँ हॉस्पिटल में आ जाऊँ? उसकी बातें सुनते हुए फ्रांस मुस्कुरा रहा था। सृष्टि उससे ज़्यादा तो पंखुड़ी से प्यार करती थी और अगले ही पल पंखुड़ी ने उसके हाथों से फ़ोन लिया और जल्दी से बोली, आपको पता है सासू माँ, अभी अभी डॉक्टर ने क्या कहा? ये बोलते हुए उसने अपने पेट पर अपना हाथ रख लिया था और पेट पर अपने हाथ को गोल गोल घुमाने भी लगी थी, जैसे ना जाने अभी से ही उसका कितना बड़ा बेबी बम्प निकल गया हो। सृष्टि ने जैसे ही उसकी बात सुनी वो मुस्कुराई और उसने राहत की सांस ली। पंखुड़ी की आवाज़ में खुशी झलक रही थी। उसे नहीं पता था क्या रिपोर्ट्स आई है और क्या नहीं, लेकिन पंखुड़ी रो नहीं रही, इतना ही उसके लिए काफ़ी था। वो जल्दी से बोली, हाँ बताओ ना बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? लेकिन इसके बाद पंखुड़ी की आवाज़ उसके पास जाती उससे पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। वहीं फ्रांस ने पंखुड़ी के हाथों से फ़ोन ले लिया था। वो उसे घूरते हुए बोला, ऐसी गुड न्यूज़ कौन सुनाता है रोज पीटल? पंखुड़ी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। फ्रांस अब थोड़ा नॉर्मल होकर बोला,
ऐसे फ़ोन पर गुड न्यूज़ नहीं देते हैं रोज़ पीटर, हम सबको ये गुड न्यूज़ सबके सामने जाकर सुनाएंगे, और वो भी सबको शॉक करते हुए। उसकी बात पर पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, तो फिर जल्दी चलिए ना जान, क्योंकि अगर जल्दी ही मैंने प्रेगनेंसी के बारे में सबको नहीं बताया तो मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगेगी, और फिर उस गुड़गुड़ से बेबी को प्रॉब्लम होगी ना। बेबी भी कहेगा मम्मा खुद तो सारा दिन म्यूजिक सुनती रहती हैं और मुझे ये गुड़गुड़ सुना रही हैं। उसकी बात पर प्रांस हंसा। अब वो उसे लेकर बाहर आया और फिर दोनों गाड़ी में बैठकर राणा मेंशन के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि बार बार प्रांस को कॉल कर रही थी, लेकिन अब उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। अब उसे टेंशन होने लगी थी। बेशक से पंखुड़ी की आवाज़ में मायूसी नहीं थी, लेकिन अब उसका दिल बैठा जा रहा था। वो लगातार इधर उधर घूम रही थी। उसे यूं घूमते हुए देख रागिनी बोली, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? प्रांस है ना उसके साथ, वो उसे संभाल लेगा, और अभी क्या ही ज़रूरत है प्रेगनेंसी की। अगर 1-2 महीने या 6 महीने भी और लगेंगे तो क्या ही हो जाएगा। सृष्टि झट से बोली, मुझे प्रेगनेंसी की टेंशन नहीं है रागिनी, बेशक से प्रेगनेंसी हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जानती हूँ किसी भी औरत के लिए माँ बनना एक ज़रूरत की तरह होता है, लेकिन मेरे लिए मेरी पंखु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बस मेरी पंखु सही रहे, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसकी आंखों में आंसू होते हैं तो मुझे अपने दिल में दर्द महसूस होता है। ये बोलते हुए लगभग से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। रागिनी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। सृष्टि का पंखुड़ी के लिए प्यार सच में बहुत सेल्फलेस था। वो अपने सब बच्चों से ज़्यादा पंखुड़ी से ही प्यार करती थी। और फिर अचानक ही बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा तो सृष्टि तेज कदमों से बाहर की तरफ दौड़ी। उसे यूं दौड़ते हुए देख रागिनी हंसकर बोली, पागल बहू की पागल सासू माँ। ये बोलकर अब वो भी बाहर की तरफ आई। जैसे ही वो दोनों बाहर आए उनकी नज़र प्रांस और पंखुड़ी पर गई, जिनका चेहरा उतरा हुआ था। उन्हें यूं देखकर सृष्टि का दिल सच में बैठने लगा था। उसकी आंखों में लगभग से नमी आ गई थी। एक पल के लिए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। अपनी आंखों की नमी साफ कर वो वापस प्रांस और पंखुड़ी की तरफ घूमी, और इस बार उसकी आंखें हैरत में फैल गई। सामने प्रांस और पंखुड़ी दोनों के हाथों में कुछ था। पंखुड़ी के हाथ में छोटे छोटे शूज थे जो उसने अपने पेट पर रखे हुए थे, और प्रांस के हाथ में एक बोर्ड था जिस पर लिखा हुआ था, बेबी बॉस राणा इज कमिंग। अब तक पंक्ति को भी पता चल गया था कि प्रांस और पंखुड़ी घर आ गए हैं, तो वो भी वहां पर पहुंच गई थी। वो भी सृष्टि और रागिनी के पीछे ही खड़ी थी। जैसे ही उसकी नज़र प्रांस और पंखुड़ी पर गई, उसके होठों पर भी मुस्कुराहट तैर गई थी। उसने तुरंत अपने फ़ोन से आश्रय को वीडियो कॉल लगा दिया था। सृष्टि की आंखों में आंसू अब एक बार फिर से आ गए थे, लेकिन इस बार वो आंसू तकलीफ के नहीं थे। प्रांस और पंखुड़ी दोनों आगे की तरफ आए। पंखुड़ी सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, सासू माँ, प्रेगनेंसी में बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं ना, आप मेरे मूड स्विंग्स हैंडल कर लोगे ना? अगर मैं कभी आपसे लड़ाई करूँगी तो आप मुझे डांटेंगे तो नहीं? मुझे प्यार से हैंडल कर लोगी ना? उसकी बात पर सृष्टि हंसी, और अगले ही पल उसने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहा, मेरी पगली कहीं कि मैं तुम्हें और तुम्हारे इस बेबी बॉस राणा को अच्छे से हैंडल कर लूँगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ पंखुड़ी, बहुत बहुत ज़्यादा खुश। ये बोलकर उसने पंखुड़ी को अपने सीने से लगा लिया। प्रांस के होठों पर भी मुस्कुराहट थी। रागिनी गहरी सांस लेकर बोली, फाइनली इस घर में छोटा बच्चा आ रहा है। ये बड़े वालों से तो मैं बोर हो गई हूँ। ये तो बस सारा दिन अपनी बीबियों के पीछे घूमते रहते हैं। अब कोई छोटा आएगा तो कम से कम मैं उसके साथ एंटरटेनमेंट तो कर लूँगी। उसकी बात पर सबकी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी, और तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में से प्रलय बाहर निकला। प्रलय ने जैसे ही सब लोगों को बाहर देखा तो तुरंत बोला, तुम सब लोग बाहर क्यों खड़े हो? अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या? सृष्टि ने हंसते हुए प्रलय की तरफ देखा और बोली, आप अपनी हरकतों को सुधार लीजिए डिस्ट्रॉयर। प्रलय ने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई और बोला, व्हाट डू यू मीन? पंखुड़ी सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, नहीं सासू माँ, आप नहीं, ससुर जी को मैं बताऊंगी। ये बोलकर वो आगे की तरफ आई और प्रलय के सामने खड़ी हो गई। प्रलय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। पंखुड़ी ने अपने हाथों में पकड़े हुए वो छोटे छोटे शूज पीछे की तरफ कर लिए थे। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, मुझे मोमोज पसंद है, नूडल्स पसंद है, चिल्ली पोटैटो पसंद है, चीज़ चिल्ली पसंद है, छोले भटूरे पसंद है, राजमा चावल पसंद है, गोलगप्पे पसंद है।
आलू टिक्की पसंद है और फ्रूट चाट पसंद है, मुझे मंचूरियन भी पसंद है। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय तुरंत बोला, हाँ मैं अभी जाकर एक ढाबा खोलता हूँ और वहाँ पर रोज़ ये सारी चीज़ बनवाया करूँगा, फिर तुम जाकर खाया करना। पंखुड़ी तुरंत बोली, नहीं नहीं ससुर जी, ढाबा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मुझे किसी और के हाथों से बना हुआ नहीं बल्कि आपके हाथों से बना हुआ खाना है, और आपको मुझे ये बनाकर खिलाना पड़ेगा, वरना आपके होने वाले पोते को कहूँगी कि उसके दादू बिल्कुल काम के नहीं हैं। जैसे ही उसने कहा, सृष्टि के समेत बाकी सबकी आंखें भी बड़ी हो गई थी। प्रलय ने पहले तो हैरानी से पंखुड़ी की तरफ देखा और फिर जैसे ही उसे उसकी बात का मतलब समझ आया, उसके होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। वो तुरंत बोला, मतलब मेरे बेटे ने सिक्सर, आई मीन तुम प्रेग्नेंट हो पंखुड़ी। पंखुड़ी ने तुरंत अपना चेहरा हाँ में हिलाया। प्रांशु उन दोनों को बातें करते हुए देख रहा था। प्रलय झट से बोला, तो फिर तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? चलो चलो अंदर चलो और चलकर आराम करो। इस बार हमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। और तुम इसे लेकर यहाँ पर खड़े क्यों हो? और तुम तो पूरे खानदान को लेकर यहाँ पर खड़े हो। पंखुड़ी अब थकावट से भरा चेहरा बनाते हुए बोली, यही बात तो मुझे इनसे कहनी है। आपको पता है मैं यहाँ पर खड़ी खड़ी कितनी थक गई हूँ। मुझे तो मेरे पैरों में भी दर्द होने लगा है और फिलहाल मेरा नींबू पानी पीने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन कोई है कि कोई मुझे पूछता ही नहीं है। अरे अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, कम से कम कोई मुझसे पूछे तो लो मेरा क्या खाने का मन कर रहा है, मुझे कैसा फील हो रहा है। लेकिन नहीं, इन्हें तो कोई मेरी फिक्र ही नहीं है। बस एक आप ही हो जो मेरी फिक्र करते हो ससुर जी। प्रलय तुरंत बोला, तो फिर तुम इन सबको गोली मारो और मेरे साथ अंदर चलो। पंखुड़ी भी जल्दी से बोली, नहीं ससुर जी, सबको गोली नहीं मारनी। बेशक से ये लोग इतने भी समझदार नहीं है, लेकिन है तो हमारे ही लोग ना। मेरी प्यारी सी सासू माँ और मेरे एकदम मीठे शरबत जैसे पति। हाँ, पंक्ति थोड़ी सी खड़ूस है, लेकिन इट्स ओके। और रागिनी चाची वो तो अच्छी हैं, क्योंकि वो पंक्ति को परेशान करती हैं। ये बोलते हुए वो मुस्कुरा रही थी। उसकी बातों पर तो अब प्रलय को भी हंसी आ रही थी। उसने सृष्टि की तरफ देखा और बोला, इसे तुमने क्या देखकर सिलेक्ट किया था अपने बेटे के लिए? सृष्टि झट से बोली, मैंने कहाँ सिलेक्ट किया था, आपने ही कहा था। आपका एक बिजनेस पार्टनर है, उसकी बेटी है और बड़ी प्यारी है, ये वो। प्रलय ने पंखुड़ी के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, प्यारी तो ये सच में बहुत है। पंखुड़ी मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर अपनी इस प्यारी सी बहू रानी को कुछ बनाकर खिलाइए ना ससुर जी, बेबी का ना शायद मंचूरियन खाने का मन है। ये बोलते हुए उसने अपने पेट पर अपना हाथ रख लिया था। सृष्टि और रागिनी दोनों उसकी बात पर हंसने लगे। अभी तो उसकी प्रेगनेंसी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, बेबी की ग्रोथ भी नहीं हुई थी, और अभी से ही पंखुड़ी बेबी का नाम लेकर इधर उधर की चीज़ें अपने लिए बनवाने लगी थी। प्रलय ने अब एक नज़र प्रांस की तरफ देखा और प्रांस के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे जैसे कह रहा हो कि बेबी मेरी है, लेकिन इस प्रेगनेंसी में शायद वाट आपकी लगने वाली है। और प्रलय उसे ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो कि थोड़ी सी ही मदद कर दो, बेशक से मेरी बहू रानी है, लेकिन बीबी तो तुम्हारी है ना। रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, अब सब लोग अंदर चलें। सबने अपना चेहरा हिलाया। उसी वक्त पंक्ति आगे आई और पंखुड़ी का हाथ पकड़कर बोली, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ भाभी। पंखुड़ी झट से बोली, पहले हम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट थी ना, देखना अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ ना, तो तुम भी बहुत जल्दी हो जाओगी। मुझसे जो गलती हुई थी। पंक्ति तुरंत बोली, वैसे तो मैं आपकी देवरानी हूँ, लेकिन अगर आपने कुछ कहा ना तो पूरा जेठानी वाला गुस्सा करके दिखाऊंगी। जो हो गया उसे भूल जाइए भाभी, अब बस आगे आने वाले वक्त के बारे में सोचते हैं। और आपने सही कहा, आप प्रेग्नेंट हो गई ना तो बहुत जल्दी शायद मैं भी हो जाऊंगी। पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, हाँ, और फिर हम दोनों खूब इंजॉय करेंगे। तुम देवर जी को दुखी करना और मैं तो सबको करूंगी, पर तुम सबको मत करना, सब कितने प्यारे हैं ना। उसकी बात पर पंक्ति हंसने लगी। सब लोग अंदर की तरफ जाने लगे। पंखुड़ी अभी भी वहां पर खड़ी थी और अब प्रांस ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं पर रोक लिया। पंखुड़ी उसकी तरफ घूमी। प्रांस ने अपनी बाहों को उसके आसपास लपेटा तो पंखुड़ी झट से बोली, हम घर के बाहर हैं जान, कोई आ जाएगा। बेशक से सब लोग अंदर गए, लेकिन कोई वापस आ गया तो? प्रांस तुरंत बोला, आता है तो आ जाए, मैं कौन सा किसी और के साथ रोमांस कर रहा हूँ, अपनी ही बीबी के साथ कर रहा हूँ। और यहाँ अपनी बीवियों के साथ आदमी कैसे रोमांस करते हैं ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत तो नहीं है।
उसकी बात सुनते हुए पंखुड़ी का चेहरा लाल हो गया था। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।